प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिसिंग की पहलों को सराहा। देश के 100 शहरों में लागू करने का सुझाव। स्मार्ट पुलिसिंग का भी दिया मंत्र। डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराध रोकथाम पर बल। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का जताया संकल्प। कहा, राज्य में भाजपा का बढ़ा वोट प्रतिशत। कल दिल्ली में होगी समीक्षात्मक बैठक। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार। कांग्रेस आज कर सकती है मंत्रियों के नाम तय। रांची से दिल्ली तक हलचल तेज। और राज्य में ठंड बढ़ने के आसार। 2 दिन बाद 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। 7 दिसंबर तक सुबह में कुहासे और आकाश में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी झारखंड। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। साप्ताहिक अवकाश के बाद संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज दोबारा शुरू हो गई है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी है। आज भी सदन में कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। Operational in courts each state, district wise. The details of the number of beneficiaries trained by the COEs in each state, including the details of placements and employees outcomes. The details of the financial outlay for establishing and maintaining these COEs, along with the funding pattern followed for their operation, whether government funded, public, private partnership, etc. Whether there are any proposals to expand or establish additional COEs in the future across the country, especially in Andhra Pradesh, sir. And if so, the details thereof, and if not, the reasons thereof. Thank you, sir. Thank you, sir. I congratulate the Member of Parliament on asking me a very pertinent question. Andhra Pradesh government has taken substantial steps and given a lot of credence and recognition to the space of skilling. I'd like to inform the House and the Honourable Member that the entire system of giving national recognition to centers of excellence is designed to bring more visibility to impactful, credible institutions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए शहरी पुलिसिंग के पहलों की सराहना की। साथ ही से देश के 100 शहरों में लागू करने का सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट पुलिसिंग का भी मंत्र दिया। उन्होंने डिजिटल धोखाधड़ी पर, साइबर अपराध रोकथाम पर भी बल दिया। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस से रणनीतिक, सतर्क, अनुकूलनीय, विश्वसनीय और पारदर्शी बनकर स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र अपनाने का आह्वान किया। शहरी पुलिसिंग की गई पहल की सराहना करते हुए पीएम ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पहल को देश के 100 शहरों में पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। पीएम ने पुलिस बल के कार्यभार को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। उन्होंने पुलिस से विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाने और अपने दृष्टिकोण को आधुनिक बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने बाहरी भारत की दोहरी एआई शक्ति यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया को काम में लाने पर भी बल दिया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में झारखंड के प्रभारी पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने भी हिस्सा लिया और राज्य की रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि राज्य में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है। साइबर अपराध की रोकथाम की दिशा में भी झारखंड पुलिस लगातार काम कर रही है। अन्य राज्यों के पुलिस महानिदेशकों ने भी अपने अपने राज्यों की रिपोर्ट पेश की।
भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा है कि भाजपा विधानसभा चुनाव जरूर हारी है, लेकिन पार्टी की जनता के बीच विश्वसनीयता और स्वीकार्यता बढ़ी है। रांची में 2 दिनों तक मैराथन बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में दोनों नेताओं ने कहा कि झारखंड में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। पार्टी अंक गणित में पीछे रह गई। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि 2 दिनों तक 5 सत्रों में चली बैठक में जो निष्कर्ष निकला है वह भविष्य में पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने का भी संकल्प जताया। वहीं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि वोटों के ध्रुवीकरण और जातीयता के उभार के परिणाम स्वरूप भाजपा को विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। भाजपा की कल भी नई दिल्ली में समीक्षात्मक बैठक होगी। प्रतिशत बढ़ाया है, यानी जनता में स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन अंक गणित में हम पीछे रह गए। मेरा इतना ही निवेदन है कि इस सारे प्रकरण पर इससे सीख लेकर और बीती ताही बिसार दे और आगे के सुधले के सिद्धांत का पालन करते हुए हम इस हार में से मजबूत संगठन निकालने के इरादे का संकल्प इन बैठकों के माध्यम से किया गया है। हम लोगों ने जनता के बीच हम गए हैं और अच्छी तरह से किए हैं। जिस समाज के अंदर हमें हमारी पहुंच कमज़ोर दिखी है, हम उसके बीच में बीजेपी को सीधे सीधे अप्रोच बनाएंगे और उनके बीच में बीजेपी का स्थान बनाएंगे। इधर हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। रांची से दिल्ली तक हलचल तेज है। समझा यह जा रहा है कि कांग्रेस आज मंत्रियों के नाम तय कर सकती है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। कांग्रेस और झामुमो के विधायकों की ओर से मंत्री पद के लिए लॉबिंग की भी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के कुछ विधायक दिल्ली में अपने पक्ष में माहौल बनाते देखे गए। वहीं झामुमो विधायकों ने भी मुख्यमंत्री को अपनी भावनाओं से अवगत कराया है। गौरतलब है कि 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया है। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने समाज के सभी वर्गों के समग्र और समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने रांची में सांसद निधि से बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। श्री सेठ ने भरोसा जताया कि यह भवन जनोपयोगी सिद्ध होगा। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप जिले में आदूडाना स्थित आदिम जनजाति पीवीटीजी टोला पहुंचे और स्थानीय लोगों से संवाद किया। इस संबंध में उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। माँ पढ़ाएगी उसको, इतना भी माँ को ये नहीं होना चाहिए, है ना, सबसे मजबूत रहना चाहिए। लड़का रहता चल नहीं पढ़ेगी, नहीं पढ़ेगी, लड़की पढ़ेगी। हाँ, लड़की तो पढ़ेगी। आप खुद महिला होके बोल रहे हैं लड़का रहता तो ठीक रहे। पेंशन वाला है, राशन कार्ड का है, वो सारा का सारा दिन भर बैठ के सारे फॉर्म भराइए। हम लोग 7-8-10 दिन में सारा दिन कर्मी लोग आएगा, सारा मशीन विशीन लेके आएगा। और हम सारे रोजगार। इस बार के विधानसभा चुनाव में लोहनगरी की दोनों ही सीटों पूर्वी और पश्चिमी जमशेदपुर में एनडीए को जनता का अपार समर्थन मिला। जीत की खुशी में जहां एक तरफ प्रत्याशियों द्वारा आभार यात्रा निकाली जा रही है, वहीं जमशेदपुर पूर्वी में भाजपा प्रत्याशी की जीत की खुशी को पार्टी के महिला मोर्चा द्वारा कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जा रहा है। मोर्चा की मीडिया प्रभारी डॉक्टर रानी ठाकुर और अन्य महिलाएं बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम पहुंची और वृद्धजनों के बीच फल और बिस्किट का वितरण किया। उन्होंने अपने जन्मदिन को भी खास बनाते हुए केक काटा और सभी को खिलाकर आशीर्वाद लिया। अच्छा लगता है, उनके रूप में इन लोगों को मैं देखती हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। मैं समझती हूँ कि बस उनका आशीर्वाद ही मुझे मिल गया। ऐसे उनका आशीर्वाद है ही, लेकिन मुझे कमी महसूस होती है, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ। उनका आशीर्वाद खुशियाँ बांटने से खुशी मिलती है। और बड़े बुजुर्ग, जैसे कि मैं आज यहाँ आई हूँ, कुछ लोग अपने घर से जो मतलब नहीं सेवा करते हैं, मतलब इस तरह के भेज देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जमशेदपुर महानगर क्रीड़ा भारती द्वारा इस महीने 2 बड़े खेलों का आयोजन होगा। इस सिलसिले में स्थानीय केबल टाउन कार्यालय में बैठक कर खेलों के सफल आयोजन पर चर्चा हुई। जमशेदपुर महानगर क्रीड़ा भारती के अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने बताया कि संगठन द्वारा पिछले 10 वर्षों से खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 8 दिसंबर को दलमा हिल में पर्वतारोहण प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा 21 और 22 दिसंबर को प्रांत स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इस मौके पर झारखंड क्रीड़ा भारती के प्रांत मंत्री समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। ये प्रतियोगिता 2 दिनों का होगा, क्योंकि टीमें जो है पूरे प्रांत से आएगी। साहेबगंज, गोड्डा ऐसे स्थानों से भी टीम आएगी जो झारखंड के बिल्कुल सुदूर स्थान है, कोने में है, जिनको आने में कम से कम 1 दिन और जाने में 1 दिन लगता है। तो और 2 दिन यहाँ प्रतियोगिता है। लगभग ये 2 से 3 दिन का कंप्लीट इवेंट होगा। 400 की संख्या में खिलाड़ी और बहुत ही उनके जो सहयोगी रहेंगे, जैसे कि उनके ट्रेनर रहेंगे, उनके कोचेज रहेंगे, ऑफिशियल रहेंगे, तो उनको अच्छी से अच्छी सुविधा हम लोग दे सकें। आप सबको पता है कि खेल के बारे में हम लोग सजग ही नहीं है। अपने खिलाड़ियों के कैसे उनको सुविधा दिया जाए, साथ ही साथ जो हमारे ऑफिशियल होंगे उसको कैसे सुविधा दिया जाए। क्रीड़ा भारती जमशेदपुर महानगर तत्पर प्रयास करती है कि अच्छा आयोजन हो। लौनगरी जमशेदपुर में कल 2 अलग अलग सामाजिक सेवा संस्थाओं की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर इस महादान में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में महाकुंभ के क्षेत्र को नया जिला घोषित कर दिया है। महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया है। महाकुंभ मेला नाम से नए जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में नया जिला महाकुंभ मेला जनपद नाम से जाना जाएगा। अब महाकुंभ तक उत्तर प्रदेश में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे। कुंभ और अर्धकुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की परंपरा है। शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मानदंड ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जारी की। महाकुंभ मेला जिले में पूरे परेड क्षेत्र और 4 तहसीलों सदर, सोराव, फूलपुर और करछना के 67 गांव शामिल हैं। महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर मेला अधिकारी विजय किरण आनंद होंगे। सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारियों का उपयोग करेंगे। अधिसूचना में कलेक्टर के सभी कार्य करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोराव के 3 गांव और तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं। कुंभ मेले के विशेष आयोजन को सुचारू रूप से संचालित और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए इस नए जिले का गठन किया गया है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ कल रांची में झारखंड जनशक्ति मजदूर यूनियन, झारखंड मोटर फेडरेशन और छात्र रीवा संघर्ष समिति द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर कई लोग उपस्थित थे। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नैसर्गिक सौंदर्य और अद्भुत लोक संस्कृति से समृद्ध असम राज्य की स्थापना दिवस पर सभी असम वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कामना है कि असम निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर रहे और यहाँ के नागरिकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। पाकुड़ में अधिकारियों ने चौकीदारी बहाली के तहत पुलिस लाइन मैदान में चल रहे शारीरिक दक्षता परीक्षा का निरीक्षण किया। सरकार के गाइडलाइन के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा ली गई, जिसमें 419 महिला अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुई। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर अंतर्गत मानगो, बालीगुमा, गोकुल नगर और बालीगुमा गोड़ा मैदान में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका हौसला बढ़ाया।
विधायक सरयू राय ने घोड़ा बांधा जमशेदपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान श्री मुंडा ने उन्हें जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से मिली जीत पर बधाई दी है। विधायक संजीव सरदार पोटका प्रखंड के गंगाडीह पंचायत स्थित नागा फुटबॉल मैदान में आयोजित विधानसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने झामुमो के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। विधायक सबिता महतो ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदिम सरना सिरसा क्लब रोयाडी चौकी द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई की और उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। जमशेदपुर में चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने विधायक पूर्णिमा साहू से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें चेंबर की ओर से बधाई दी। और अब मौसम, फेंगल चक्रवातीय तूफान कमजोर पड़ गया। इसके प्रभाव से तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश हुई है। इस चक्रवातीय तूफान के आंशिक प्रभाव से देश के बड़े हिस्से का मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। रांची समेत राज्य के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। राजधानी रांची में आज सवेरे हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं राज्य के दक्षिणी इलाकों में हल्के से बहुत हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि 7 दिसंबर तक सुबह के समय कुहासे के हालात बने रह सकते हैं और आकाश में बादल छाए रहने की संभावना है। 2 दिनों के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बीत चुके हैं। केंद्र सरकार पीड़ित परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से अनवरत पहल कर रही है। इस सिलसिले में पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड भी जारी किए गए हैं। इस त्रासदी को याद रखने के लिए हर वर्ष आज ही के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। इन बच्चों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 और 3 दिसंबर 1984 के बीच की रात भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से निकली जहरीली गैस कितनी भयावह रही होगी। ये भोपाल गैस पीड़ितों की तीसरी और चौथी पीढ़ी है। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र में माना गया था कि रिसाव में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 40,000 थी। इतना भयावह मंजर था कि रोड पे लाशें पड़ी हुई थी, मवेशी पड़े हुए थे। हमीदिया हॉस्पिटल में 184 लाशें 1 मिनट में आ गई थी, जो किसी को पता नहीं पड़ा कि साहब कि रात को 12:40 पे 144 डेड बॉडी आ जाएं। आप सोचिए क्या स्थिति होगी। कम से कम 2000 मरीज आ जाएं तो डॉक्टर मतलब इस तरह से घबरा गए थे, वो दहशत से भर गए थे, हम करें क्या। ये गैस पीड़ितों की अब तीसरी पीढ़ी है जो इस दंश को झेल रही है और पुरानी पीढ़ी में तो गंभीर बीमारियां, किडनी है और तमाम तरह की गंभीर बीमारियां हो ही रही हैं। पर इसके अलावा जो आज की जो तीसरी पीढ़ी है, अब उनमें भी उस तरह के लक्षण जो है आने शुरू हो गए हैं। शारीरिक मानसिक विकलांगता दिखाई दे रही है। वहीं मोदी सरकार के प्रयासों के तहत भोपाल गैस पीड़ितों और उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए आयुष्मान योजना से जोड़ा जा चुका है। बड़ी संख्या में गैस पीड़ितों के आयुष्मान कार्ड भी बन चुके हैं। जो रह गए हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी जारी है। पहले गैस पीड़ितों को मुफ्त इलाज के लिए भोपाल के गैस राहत अस्पतालों पर ही निर्भर रहना होता था, लेकिन अब वे आयुष्मान योजना के जरिए देश के किसी भी कोने में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। जो गैस पीड़ितों के लिए आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, अब उससे ये होगा कि आदमी कहीं प्राइवेट में जहाँ भी उसकी मर्जी आएगी वो इलाज करा लेगा, उससे ये फ़ायदा है। और जो 5 लाख तक का इन्होंने कहा है कि हम 5 लाख तक का इलाज फ्री रखेंगे, तो आदमी कहीं भी किसी भी बड़े हॉस्पिटल में या उसकी मर्जी के एतबार से जहाँ उसको कराना हो इलाज अपना इलाज करा। फ़ायदा ये है कि भाई मतलब ये कहीं भी आप इलाज करा सकते हो किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वो तो गरीब को मतलब एक सहायता मिली आयुष्मान की, हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। हादसे के दौरान भोपाल के वातावरण में जहरीली गैसी बादल के प्रभाव की संभावनाएं आज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। मिथाइल आइसोसाइनेट के उपरांत गैस के बादल में फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष पाए गए थे। भोपाल में हुई ये गैस त्रासदी इतिहास की सबसे घातक औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं में से एक थी।
इसमें जान गंवाने वाले लोगों की याद में ही 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। डीडी न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और अब हॉकी से जुड़ी खबर। ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप हॉकी के पूल ए में कल भारत ने दक्षिण कोरिया को 8-1 से हरा दिया। अर्शदीप सिंह ने हैट्रिक लगाई, जबकि अरिजीत सिंह हुंदल ने भारत के लिए 2 गोल दागे। पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में अर्शदीप सिंह की हैट्रिक की मदद से दक्षिण कोरिया को 8-1 से हराकर पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारतीय टीम की यह प्रतियोगिता में चौथी जीत रही और इस जीत के बाद टीम के 12 अंक हो गए हैं। मैच में भारतीय टीम को 5 पेनल्टी कॉर्नर मिले हैं, जिसमें से 2 को गोल में बदलने में टीम सफल रही। भारतीय टीम का सेमीफाइनल में सामना अब मंगलवार को मलेशिया से होगा। और आइए अब खेल जगत की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी कुकेश और चीन के डिंग लेरेन के बीच छठे दौर का मैच भी रहा ड्रॉ। 7वें दौर की बाजी होगी मंगलवार को। 14 राउंड के मैच में 6 राउंड होने के बाद दोनों खिलाड़ी बराबरी पर हैं। प्रतियोगिता का पहला मैच लेरेन ने जीता था, दूसरा मैच ड्रॉ रहा था। वहीं तीसरे दौर में गुकेश ने लेरेन को मात दी थी। चौथा, पांचवा और छठा दौर ड्रॉ रहा। लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल का पुरुष एकल खिताब जीतने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि अब वे आने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारियों पर ध्यान देंगे। पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीत लिया है। फाइनल में चीन के वू लियो यो को 21-14, 21-16 से मात दी। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला युगल खिताब जीत लिया है। फाइनल में चीन की जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय एकादश ने ऑस्ट्रेलिया पीएम एकादश को 2 दिवसीय डे नाइट अभ्यास मैच में 6 विकेट से हरा दिया। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। देश में महिला आयकरदाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। असेसमेंट ईयर 2023-24 में 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा किया है, जबकि असेसमेंट ईयर 2019-20 में यह आंकड़ा 1.83 करोड़ था। नवंबर महीने में यूपीआई आधारित ट्रांजैक्शन में बढ़ावा हुआ है। इस दौरान 15.48 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं। इनकी कीमत 21.55 लाख करोड़ रही। ट्राई ने ओटीटी आधारित एसएमएस सत्यापन को लागू करने की समय सीमा को एक बार फिर बढ़ा दिया है। नए नियमों को लागू करने के लिए 10 दिसंबर का वक्त दिया गया। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि फर्जी एसएमएस और कॉल को 11 दिसंबर से हर कॉल में रोकना होगा। इस वर्ष नवंबर में कोयले का कुल उत्पादन 90.62 मिलियन टन तक पहुंचा गया है। यह आंकड़ा उत्पादन में 7.20% की वृद्धि दिखाता है। कोयला मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि कैप्टिव और अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला कोयला उत्पादन नवंबर 2024 में 17.13 मिलियन टन तक का पहुंचा। नवंबर में जीएसटी संग्रह 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस दौरान कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय जीएसटी संग्रह 34,141 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, एकीकृत आईजीएसटी 51,828 करोड़ रुपए और उपकर 13,253 करोड़ रुपए रहा। नवंबर में घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री 1 साल पहले की समान अवधि के मुकाबले करीब 4% बढ़ी है। त्योहारी सीजन, शादी विवाह का मौसम और देश के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त मांग की वजह से पिछले महीने करीब 3.5 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई। देश भर में पेंशन भोगियों के लिए प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए विशेष अभियान के दौरान 1.3 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। यह अभियान पेंशन भोगियों के डिजिटल सशक्तिकरण और उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है। अभियान में 800 जिला मुख्यालयों में 1,900 शिविरों और 1,100 नोडल अधिकारी शामिल किए गए हैं। इस दौरान 39 लाख डीएलसी फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक के माध्यम से जमा किए गए। बीएचईएल ने लगातार दूसरे वर्ष व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सीआईआई एग्जिम बैंक पुरस्कार 2024 जीता है। संस्थान के हरिद्वार इकाई ने यह पुरस्कार जीता है। साथ ही भोपाल, हैदराबाद, झांसी, रानीपेट और प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट इकाइयों और प्रभागों को प्लैटिनम सम्मान मिला।
और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। दो दिसंबर साल 1984 को हुए भोपाल गैस त्रासदी की याद में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। यह दिन भोपाल गैस आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में मनाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी साल 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात शहर में स्थित यूनियन कार्बाइड के रासायनिक संयंत्र से जहरीले रसायन के साथ साथ अन्य रसायनों के रिसाव के कारण हुई थी। इस घटना को पूरे विश्व में इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक प्रदूषण आपदा के रूप में जाना जाता है। प्रदूषण और इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 2 दिसंबर साल 1971 को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का गठन हुआ। अरबी भाषा के शब्द अमीरात का मतलब होता है रियासत। यूएई का गठन 7 अमीरातों को मिलाकर एक संघ के रूप में हुआ। यूएई के गठन से पूर्व ये अमीरात अंग्रेजों के अधीन थे। 7 में से 6 अमीरात आज ही के दिन संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा बने। ये 6 अमीरात हैं अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अजमान, अल क्वैन और फुजैरह। 7वां अमीरात रास उल खैमान साल 1972 में यूएई के महासंघ में शामिल हुआ। 7 अमीरात मिलकर एक काउंसिल बनाते हैं जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है। 2 दिसंबर साल 1804 को नेपोलियन बोनापार्ट का राज्याभिषेक हुआ। आज ही के दिन नेपोलियन को नोट्रे डेम डी पेरिस में फ्रांसीसी सम्राट का ताज पहनाया गया। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में से गिना जाता है। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन संहिता कहा जाता है। फ्रांस के अलावा उसने यूरोप के कई अन्य हिस्सों में शासन किया। नेपोलियन इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक था। प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। देश के सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन के ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत हुई है। यह डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। तो प्रसार भारती का नया ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ और फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने शहरी पुलिसिंग की पहलों को सराहा। देश के 100 शहरों में लागू करने का सुझाव। स्मार्ट पुलिसिंग का भी दिया मंत्र। डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर अपराध रोकथाम पर बल। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का जताया संकल्प। कहा राज्य में भाजपा का बढ़ा वोट प्रतिशत। कल दिल्ली में होगी समीक्षात्मक बैठक। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार। कांग्रेस आज कर सकती है मंत्रियों के नाम तय। रांची से दिल्ली तक हलचल तेज। और राज्य में ठंड बढ़ने के आसार। 2 दिन बाद 3 से 5 डिग्री तक लुढ़क सकता है पारा। 7 दिसंबर तक सुबह में कुहासे और आकाश में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान।